Hello friends, myself Nikhil Verma. I am first year MBBS student from Maulana Azad मेडिकल कॉलेज। नीट 2019 में मेरे मार्क्स 619 थे और मुझे MBBS अलॉट हुआ था। इससे पहले मेरा स्कोर 513 था और मुझे BMS अलॉट हुआ था। और मैंने क्योंकि मैं और ड्रॉप नहीं कर सकता था तो मैंने BMS ज्वाइन कर लिया था। पर मुझे एक बार और ट्राई करना था, तो मैंने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले से ही नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अगर आप भी एक बार और ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस बार उन गलतियों को सुधारना चाहिए जिसकी वजह से अब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने ड्रॉप हो चुके हैं। अगर आपका सपना MBBS करना है तो बस आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे टाइम में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, सेल्फ डाउट होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। काफ़ी तो पेरेंट्स का भी प्रेशर आता है कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो आप ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं कि सेल्फ डाउट के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं कि आप सोचते रह जाते हैं बस फालतू की चीज़ें। तो आप एक काम करिए कि आप उस टाइम को सोचने की जगह आप उस टाइम में भी नीट की पढ़ाई करिए। अगर आप अपने आप को नीट में बिज़ी रखेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सब चीज़ें सोचने का। तो और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा कि आपको लगेगा कि आपने उसमें भी नीट की पढ़ाई करी है तो हो जाएगा सिलेक्शन यार। और क्या कर सकते हैं, आप पढ़ ही तो सकते हैं। तो वो आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चे क्या करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो 2-2 3-3 दिन सोती नहीं थी और पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन वो ऐसे थकी सी रहती थी। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको 6 घंटे की नींद तो लेनी लेनी है। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आप थके हुए से रहेंगे। आप नेक्स्ट डे कैसे पढ़ेंगे फिर अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। तो आप पहले पूरे दिन पढ़िए, उसके बाद फिर 6 घंटे की नींद ले लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहेंगे कि आपको अगले दिन भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सोना बहुत ज़रूरी है, 6 घंटे तो मिनिमम सोना ज़रूरी है। उसके बाद एक और है, आजकल जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका अपना सेल फोन। उसके बारे में भी मैं ये कहूँगा कि सेल फोन से दूरी बनाए रखिए। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं सेल फोन के अंदर, फेसबुक, इंस्टा और नेटफ्लिक्स वगैरह क्या क्या चीज़ें आ गई हैं अब तो इन सब में ना बहुत टाइम चला जाता है। 2-3 घंटे आपके इतने आराम से निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने फ़ोन उठाया और आप निकल ही नहीं पाते फ़ोन से। तो इसलिए आप फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। आप अपने स्टडी रूम में फ़ोन को अलाउ मत करिए, बिल्कुल भी मत लाने दीजिए या फिर स्विच ऑफ करके रख लीजिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठें। ब्रेक में आप कहते हैं कि फ़ोन चला सकते हैं, पर उससे अच्छा फ़ोन चलाने से अच्छा है आप टेरेस पे जाइए, बालकनी पे जाइए और फ्रेश एयर थोड़ी लीजिए। वो आपको ज़्यादा अच्छे से ब्रेक का रिलैक्सेशन देगी और अच्छे से आप रिफ्रेश हो पाएँगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप मोबाइल में जाके फिर दोबारा आँखें अपनी खराब कर लेंगे। तो वो नहीं करना आपको, सेल फ़ोन थोड़ा अपना दूर रखिए। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अब इस साल अनलिमिटेड अटेम्प्ट है या जो होते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट, तो उसका बच्चे ये सोचते हैं कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल देख लेंगे। तो ये आपको नहीं सोचना, ये चीज़ आपके अंदर अगर आ गई थिंकिंग में कि अगले साल देख लेंगे तो आप थोड़ा उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। आप थोड़ी कम पढ़ाई करेंगे तो ये नहीं आपको करना। आपको सोचना है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, उसको जम के तैयारी करनी है, पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है कि आपका इस बार किसी भी पॉइंट की वजह से आपका सिलेक्शन रुके ना बस। इस बार ये जो सभी आप कोर्स कर रहे हैं, उसको छोड़ के आपको MBBS करना है तो मतलब सब कुछ पढ़िए, सब कुछ और बहुत ज़्यादा नीट के लिए बिल्कुल डिवोट होके पढ़िए, हो जाएगा सिलेक्शन, बस आपको पढ़ने की देरी है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखिए और स्टे फोकस और पढ़ते रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ एनालिसिस करना, जिसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को पहचानिए और जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा फोकस करिए और उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वीक टॉपिक को दीजिए, ताकि आप उसे भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट करके आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। अब कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आपको एमबीबीएस मिलेगा। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अपने वीक को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा जैसे फिजिक्स एक वीक सब्जेक्ट था एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मैंने अपना मेन फोकस फिजिक्स को रखा इस बार नीट 19 के लिए। और अपना सारा सारा तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिजिक्स पे ही देता था अपना सारा टाइम। तो आप भी ऐसा करिए, अगर आपको केमिस्ट्री टफ लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना केमिस्ट्री को दीजिए, उसे समझिए। और बायोलॉजी को लगता है तो बायोलॉजी अच्छे से याद करिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप एंड के लिए छोड़ दें, उसको भी पर्टिकुलर टाइम पे रिवीजन करते रहिए। कहीं ये ना हो कि आपके जो अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है, वो एट द एंड आपके वीक टॉपिक बन जाए, क्योंकि आपने उसे रिवाइज करा नहीं, आप भूल जाएंगे। तो अगर एंड में अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए। तो रिवीजन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो है ही थ्योरी सारा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसमें थ्योरी है, तो उसे तो रिवीजन सब करते ही करते हैं। लेकिन फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें रिवीजन करने का होता है, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, फैक्ट होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार कि 5-10 तो आ ही जाते हैं कि जो थ्योरी बेस्ड होते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल कोई सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए भी आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन तो करना ज़रूरी है, मल्टीपल रिवीजन करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो उस टाइम पे रिवीजन कर लीजिए, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे रिवीजन कर लीजिए। मतलब आपको टाइम निकालना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करना कई बार बहुत बोरिंग भी लगता है कि चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हम फालतू में दोबारा से एक बार पढ़ रहे हैं। तो लेकिन वो उससे क्या होता है कि आपके साइनेप्स कनेक्शन बनते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपकी रिकॉल जल्दी हो जाएगा जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अपने नीट एग्जाम में, और वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम देनी, बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। और फिजिक्स कैसे पढ़े? फिजिक्स में मेनली 2 चीज़ें होती है, कंसेप्ट होता है और उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। कंसेप्ट पढ़ने के लिए मैंने तो एस.सी. वर्मा फॉलो करी थी। मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी थी और उसके बैक में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो सॉल्व करे थे। कहते हैं थोड़ा से वो आउटडेटेड होते हैं, उसमें से आता नहीं है, पर लेकिन आपको उससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कंसेप्ट समझना। मैंने तो वही करा था, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैंने डीसी पांडे करी थी, आप भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें टाइम लिमिट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने के लिए आप टाइम लिमिट लेकर करिए। जैसे स्टॉप वॉच लगा लीजिए, अगर आप 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 90 मिनट की स्टॉप वॉच पे लगा लीजिए और उस बीच में उस टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है नीट एग्जाम के लिए। सेकंड है केमिस्ट्री कैसे पढ़े। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने मेनली फोकस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करी थी, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। जो भी इनऑर्गेनिक में वगैरह जो टेबल्स होती हैं उनको उन उनके जो उनको सीक्वेंस में लगा लीजिए, और जो भी एक्सेप्शन वाले सीक्वेंस है उनको तो अच्छे से याद कर लीजिए, वो ही पूछे जाते हैं मेनली। जो भी चीज़ें एक्सेप्शन की है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। और ऑर्गेनिक के लिए भी सेम एनसीईआरटी ही फॉलो करिए। और फिजिकल के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें भी आ जाते हैं कई बार थ्योरी वाले, तो उसके लिए वो एनसीईआरटी से आते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी करिए। और न्यूमेरिकल के लिए आप कोई सी बुक कर सकते हैं। मैंने वैसे ओपी टंडन करी थी इंजीनियरिंग वाली, पर उसमें कुछ एरर्स थे, तो आप कोई दूसरी बुक कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब में लगभग सेम ही सही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
तो आप न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और बायोलॉजी, बायोलॉजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा पेपर आपका बायोलॉजी होता है और उसमें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी आप सबको पता है कि एनसीईआरटी ही आएगी। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, और हर एक लाइन पे आपको ये भी सोचना है कि इस लाइन पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ये सोच लेंगे कि इस पे इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो मतलब आपने बहुत उस डीप तक आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में मिल भी जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, और इसलिए आपको बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की। सेकंड है उसकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है, डायग्राम्स के नीचे उसके नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे माइक्रोब चैप्टर है एक 12th में, तो उसमें एडिनो वायरस का डायग्राम दे रखा है। उसमें दे रखा है कि वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज या इन्फेक्शन करता है। तो वो इन्फो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो। मतलब इतना डिटेल में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। और दूसरा है कि समरी, समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि पूरे चैप्टर्स में नहीं दिए होते हैं, तो वो कर लीजिए। और जो एनसीईआरटी अपडेट होते रहते हैं उसमें वो एनसीईआरटी के बिल्कुल बैक साइड में पेजेस में कुछ एनसीईआरटी के अपडेट करके नए नए कंसेप्ट जो भी आया है ऐड हुई हैं जो लाइन्स, वो दे रखी होती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, वो कर लीजिए। और साइंटिस्ट के बारे में जो दे रखा होता है हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो भी पढ़ लीजिए। वो मेनली एम्स में पिछली बार भी आया था उसमें से क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी वो चीज़ नीट में अभी तक आई नहीं है, पर हो सकता है आ जाए। तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए उस चीज़ के लिए भी। ये नहीं कि आपका उस चक्कर में एक क्वेश्चन छूट जाए या दो क्वेश्चन छूट जाए, तो आप वो भी पढ़ के जाइए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना आपको। ठीक है, जब आप 2-3 घंटे लगा के कोई बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। एमसीक्यू करने से क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। उस एमसीक्यू भी आपको टाइमर लगा करें। अगर आप 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका टाइमर आप 60 मिनट का लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको टाइम सेव हो जाएगा और उस टाइम में आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हैं जब आप नीट एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए आप टाइमर थोड़े कम टाइम का लगाएं, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो वो भी आपको पता चलेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी जो कि बियॉन्ड द एनसीईआरटी होती है पर इम्पोर्टेंट होती है, तो वो आपको पता चल जाएगी। उसे आप एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिए और जब आप रिवाइज करेंगे तो वो भी रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लीजिए। और एक और चीज़ है कि आपको एमसीक्यू की बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने तो एनसीईआरटी फिंगर टिप फॉलो करी थी, आप कोई सी भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक फॉलो करिए। जब आप लगाएंगे कोई भी बुक, आपको उसे 2 बार तो कम से कम लगाना है पूरे साल में। सेम बुक आपको 2 बार करनी है कंप्लीट एमसीक्यू। इससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे उन क्वेश्चनों से, एनसीईआरटी की लाइनों से भी और एनसीईआरटी की लाइन पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनसे। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ होती है जो आपका टाइम बचाएगी एंड में। ठीक है, ये आप करिए। और नेक्स्ट आता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आप पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने को। सारा का सारा टाइम आप अपने नीट में डिवोट करिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कॉलेज तो आप जाते नहीं हैं, आपके पास भी पूरे 24 आवर है। सारा का सारा टाइम आप नीट में दीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। एक अच्छा सा शेड्यूल तैयार कीजिए और टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। पूरा दिन अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़े थोड़े सेगमेंट में पढ़ाई करें, और मतलब 2-3 घंटे पढ़ाई करें अच्छे से। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें 15-20 मिनट का, उसके बाद फिर दोबारा आके पढ़ाई करें। इससे क्या होगा, आपका पूरे दिन पढ़ाई में निकल जाएगा और बिना किसी आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई।